हेलो। Okay, so now we are going to cover the issues related to constitution. See, we have already covered the first two part of PT 365 Polity Maxine, and this is going to be third section. So first issue is related to preventive detention. Understand, detention basically means preventive detention means you are detaining someone. Detaining means you are kind of taking someone in custody. उन्होंने अभी तक क्राइम नहीं किया है, बट आपको है कि दे मे कमिट क्राइम और इसीलिए उसको रोकने के लिए ही आप डिटेन कर रहे हो। ये तो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। दो मेजर इश्यूज की वजह से न्यूज़ में था। एक है एनएसए, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जो सोनम वांगचुक हैं उनको अरेस्ट किया गया था। लद्दाख के कंटेक्स्ट में जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसी के बाद में उनको अरेस्ट किया गया था। बाद में आई थिंक जोधपुर जेल में उनको सेंड कर दिया गया था। ठीक है, एक तो ये है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के कंटेक्स्ट में एक और इशू था केरला का। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इशू क्या था। देखो हुआ क्या, किसी एक पर्सन को बेल दिया गया था और जो केरल गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि इस पर्सन ने बेल का टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको वायलेट किया है, मतलब उन्होंने बेल का कंडीशंस हैं उसको फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने उस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया। मैटर पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि आप किसी इंसान को ऐसे प्रिवेंटिव वे में डिटेन नहीं कर सकते हो। अगर आपको बेल से प्रॉब्लम था तो बेल को कैंसिल करवाने के लिए आप कोर्ट में जाइए। आप डायरेक्टली उस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेन नहीं कर सकते। ये पूरा इशू है। अब एक बार अगर आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाता है तो उसके अराउंड अगर एग्जामिनर कोई भी ट्रैप सेट करता है तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे। बाकी इसका स्टेटिक पार्ट है वो ऑलरेडी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द डिटेंशन अंडर द केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज। ये आपको नाम याद नहीं रखना है कौन से कानून के लिए। दैट इट कैन नॉट सब्सटीट्यूट ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और बाईपास बेल। मतलब उन्होंने क्या किया, ए सब्सटीट्यूट फॉर सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ बेल, कि आप किसी इंसान को बेल ना कैंसिल करके उसका बेल कैंसिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो बेसिकली अथॉरिटीज हैं वो कोर्ट के पास नहीं गई, उन्होंने उस इंसान को प्रिवेंटिव वे में डिटेन कर लिया। ये पूरा इश्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप बस ध्यान में रख लेना कि इट इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीचर। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कैसे, हम बार बार बोलते हैं यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे पर्सन ने क्राइम तो किया ही नहीं है, बट अथॉरिटीज उसको डिटेन कर रही हैं ऑन द प्रिजम्पशन कि दिस पर्सन मे कमिट क्राइम। तो वो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इशू है रिलेटेड टू पर्सनालिटी राइट। अब देखो बिकॉज ऑफ एआई है, बहुत सारे नए चैलेंज हैं, उसमें से एक चैलेंज है डीप फेक का। अब ये डीप फेक क्या है, डीप फेक का मतलब है इट इज फेक बट इट अपीयर जेन्युइन। अपीयर जेन्युइन, तो जो नया पर्सन है उसके लिए ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। जेन एआई जो है, जेन एआई का मतलब क्या है, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का मतलब है कि हमने एआई की मदद से नया कंटेंट जनरेट किया है, कोई फोटो वीडियो कुछ भी ऐसा जनरेट किया है। और प्रॉब्लम ये है कि ये कंटेंट जो जनरेट किया गया है इट अपीयर्स टू बी जेन्युइन, कि सही ऐसा लगता है। अब जो पर्सन इन सब के बीच में डिफरेंस नहीं समझता वो गड़बड़ मतलब धोखा खा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉलीवुड एक्टर, लेट्स से मिस्टर बच्चन है, उनका कोई ऐसे ही ऑडियो बना दिया या वीडियो बना दिया कि ये वाला पर्टिकुलर पेन ले लो या ये वाला पर्टिकुलर शर्ट ले लो। बनाया तो वो एआई से है, बट जो पर्सन उसको देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में मिस्टर बच्चन ही बोल रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो पर्सन है, जैसे इस केस में मिस्टर बच्चन है, तो उनका पर्सनैलिटी का वायलेशन हो रहा है। उनकी मर्जी के बिना कोई उनका ऑडियो कोई उनका वीडियो कुछ भी है वो यूज कर रहा है। दिस इज कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ पर्सनैलिटी राइट। इसके लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने रिसेंटली कोर्ट को अप्रोच किया था। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लेना, हमारे देश में अभी तक पर्सनैलिटी के कंटेक्स्ट में एक्सप्लिसिटली कोई राइट नहीं है, एक्सप्लिसिट कोई कानून नहीं है। राइट टू प्राइवेसी वो सारी चीजें हैं जो मतलब डिराइव्ड कंटेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं, बट एक्सप्लिसिटली देयर इज नो सच राइट। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने बहुत सारे केसेस में ऐसे पर्सनालिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर्स हैं वो इशू किए थे। इसमें से आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये ध्यान में रख लेना कि कुछ अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है।
अब एग्जामिनर कैसे आपको ट्रैप कर सकता है? एग्जामिनर डायरेक्टली बोल सकता है इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 21, है ना? तो वो ध्यान में रख लेना, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बने। नेक्स्ट है रिलेटेड टू फ़ोन टैपिंग। अब फ़ोन टैपिंग का मतलब समझो कि सरकारी जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने आपका फ़ोन है वो टैप कर दिया, मतलब दे कैन लिसन टू योर कन्वर्सेशन। ये पूरा बैकग्राउंड क्या है इस इश्यू का? एक पर्सन था जिसके खिलाफ अथॉरिटीज़ को था कि दिस पर्सन इज़ कमिटिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस, ठीक है? उन्होंने उसका फ़ोन टैप कर दिया, वो मैटर पहुँचा कोर्ट में। कोर्ट ने कहा, एक्चुअली 2 अलग-अलग इश्यूज़ थे, एक आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट में था और एक मद्रास हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे पर्सन है वो इकोनॉमिक ऑफेंस कमिट कर रहा है, इकोनॉमिक क्राइम है वो कमिट कर रहा है। तो अथॉरिटीज़ का कहना था कि हमें इसको ट्रेस करने के लिए कॉल तो मतलब उसका हमें टैप करना था, फ़ोन टैप करना था। कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी क्या बोल रहा है कि यू हैव मतलब योर प्राइवेसी एंड नो वन कैन वायलेट इट। मतलब नो वन कैन वायलेट, वो थोड़ा एक्सट्रीम स्टांस हो जाएगा। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस पर्सन हैव ए राइट टू प्राइवेसी एंड देयरफॉर यू कैन नॉट वायलेट। ऑन द अदर हैंड अथॉरिटीज का आर्गुमेंट था कि दिस पर्सन इज कमिटिंग इकोनॉमिक ऑफेंस एंड वी नीड टू ट्रेस द कॉल, वी नीड टू पुट द फोन ऑन दिस रिकॉर्ड सो दैट हम उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करके हम इस पूरे एक्शन स्टेप के खिलाफ एक्शन ले सकें। ये पूरा इश्यू था। अब समझते हैं फ़ोन टैपिंग क्या है। तो मद्रास हाई कोर्ट रूल्ड दैट सीक्रेट फ़ोन टैपिंग टू डिटेक्ट ए क्राइम वायलेट ए इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, वो इश्यू हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब फ़ोन टैपिंग के लिए क्या-क्या प्रोविज़न है, उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखना। होम टू 10, होम टू 10 का मतलब है कि होम डिपार्टमेंट यानी होम सेक्रेटरी के थ्रू ये पूरा इश्यू होना है। 2 महीने के लिए इश्यू होना है, जो ऑर्डर टैपिंग का ऑर्डर है, और 10 एजेंसीज़ उसको इश्यू कर सकती हैं। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन क्या-क्या कर सकता है, ठीक है? कौन-कौन से इससे रिलेटेड कानून हैं, तो पोस्ट ऑफिस एक्ट है, टेलीकम्युनिकेशन रूल्स हैं, आईटी एक्ट है ना? वो सब चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। जो हमारा एक्चुअल जो बेस कानून था दैट वाज़ टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। देखो, 2 तरीके से मैं आपको करंट अफ़ेयर्स पढ़ा सकता हूँ। एक, मैं आपको करंट अफ़ेयर्स में जो लिखा है सिर्फ़ वही बोल के, जैसा कि मैक्सिमम जगह पे आप यूट्यूब पे देखोगे कि जो टेक्स्ट है उसको इंग्लिश को हिंदी कर दिया, हिंदी वाले को इंग्लिश कर दिया। एक वो तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मैं आपको उसका बैकग्राउंड समझा दूँ सो दैट आपको फिर दोबारा वो रटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अब ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन टैपिंग वाला ही इश्यू है। अब आपके माइंड में ये क्लियर है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश ये करो कि आप चीज़ों को समझो, क्योंकि रटने के लिए आपके पास बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन एज की आपको साइट्स रटनी है। ऑफ़ कोर्स वो रटनी है, वो मैं भी नहीं समझा सकता हूँ आपको। लेकिन जो चीज़ आप समझ सकते हो उसको रट के क्यों अपने ब्रेन के ऊपर बर्डन डालना, है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखो। नेक्स्ट है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नार्को टेस्ट। अब देखो, नार्को का कॉन्सेप्ट समझो। एक हम केमिकल यूज़ करते हैं सोडियम पेंटोथल। अब इस केमिकल के बाद में बेसिकली पर्सन है, इसको ट्रुथ सीरम बोलते हैं, कि इसके बाद इंसान का झूठ बोलने का एबिलिटी है वो कम हो जाता है। अब केस सुनो क्या था। बिहार का एक केस है, एक पर्सन है, उसके खिलाफ एलिगेशन था कि इन्होंने अपनी वाइफ से डाउरी माँगा और बाद में उनकी वाइफ गायब हो गई। उस पर्सन के खिलाफ केस हुआ, मैटर पहुँचा कोर्ट में। तो पुलिस ने कहा कि हम इसका बेसिकली नार्को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? अब नार्को टेस्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे नार्को टेस्ट अगर वॉलंटरी है तब दिक्कत नहीं है। लेकिन इनवॉलंटरी नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। इनवॉलंटरी का मतलब आपकी मर्ज़ी के बिना आपके खिलाफ नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसका एक केस है, केस का नाम है सेल्वी वर्सेस कर्नाटका। क्यों है ऐसा? क्योंकि आर्टिकल 20 सब क्लॉज़ 3 में ये बेसिकली मेंशन है कि यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट योरसेल्फ। तो इनवॉलंटरी नार्को है, दैट इज़ नॉट अलाउड। अब बात करते हैं वॉलंटरी नार्को की। वॉलंटरी नार्को में जो भी एविडेंस मिला है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सब्सटेंशियल एविडेंस। मतलब समझो इसका क्या है कि वॉलंटरी नार्को में लेट्स से पर्सन ने बोल दिया कि हाँ मैंने मर्डर किया, और मान लेते हैं कि पुलिस के पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि इस पर्सन ने मर्डर किया या कुछ भी क्राइम किया, तो सिर्फ इस स्टेटमेंट को सोल एविडेंस मान के सजा नहीं दे सकते। हाँ, अगर पर्सन ने ये एक्सेप्ट किया टेस्ट के टाइम पे कि मैंने मर्डर किया और मैंने वेपन वहां पे छिपाया, और पुलिस को अगर वो वेपन मिल जाता है,
देन ये सप्लीमेंट्री एविडेंस है, दिस कैन बी कंसिडर्ड। तो दो चीज समझेंगे, सिर्फ नार्को के रिजल्ट के बेसिस पे सजा नहीं सुनाएगा कोर्ट, दिस कैन बी यूज्ड एज ए सप्लीमेंट्री एविडेंस टू सब्सटेंशिएट द एग्जिस्टिंग एविडेंस। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जो बिहार वाला केस था, उस केस का नाम है अमलेश कुमार केस। तो इसमें बेसिकली पटना हाई कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया था, बाद में पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दैट विल बी, अगर हम इनवॉलेंट्री नार्को टेस्ट अलाउ करते हैं तो दैट विल बी वायलेशन ऑफ द सेल्वी केस, सेल्वी वर्सेस कर्नाटका, है ना। और सेल्वी वर्सेस कर्नाटका में क्या कहा था कि इनवॉलेंट्री नार्को है, दैट इज नॉट अलाउड। वॉलेंट्री नार्को के बाद भी जो रिजल्ट आएगा, दैट कैन बी यूज्ड एज ए एविडेंस टू सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये चार पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इवन वॉलेंट्री टेस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड एज ए एविडेंस फॉर कन्विक्शन। मतलब सिर्फ ये बोल देना कि हाँ मैंने क्राइम किया है, ये सफिशिएंट नहीं है। उस पर्टिकुलर टेस्ट के टाइम पे अगर वो पर्सन बोलता है कि ये वेपन था या कुछ भी ऐसा एविडेंस देता है जिसको हम ट्रेस कर सकें, तब दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, और फिर उसके बेसिस पे सजा दी जा सकती है। तो अगेन बाकी सब जो प्रिंसिपल है वो स्टैटिक वाले हैं, वो आप ऑलरेडी कवर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में जो डेफिनेशन है आर्टिकल 21 का, आई थिंक सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 है। यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होता है जो हालांकि आपके मेंस में काम आएगा। आर्टिकल 21 का जो डेफिनेशन है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा हो गया है, फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब एंथ्रोपोलॉजी वाला यानी कि ह्यूमन, ह्यूमन सेंट्रिक, टू बायोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक का मतलब क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली कोर्ट ने स्ट्रे डॉग के कंटेक्स्ट में बात की, तो सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं है। कहने का बायोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि राइट टू लाइफ है वो लिविंग बीइंग है, सबके पास है, इंक्लूडिंग डॉग्स हो गया, इंक्लूडिंग लेट्स से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का केस था एक। विद द पॉइंट, पहले में फर्स्ट फेज में एंथ्रोपोसेंट्रिक में हम बोल रहे हैं कि सिर्फ ह्यूमन के कंटेक्स्ट में राइट टू लाइफ अप्लाई करेंगे, मतलब सिर्फ उसी कंटेक्स्ट में। बायोसेंट्रिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल जल्लीकट्टू वाले केस में भी यही बात आई थी कि इवन जो बुल्स हैं उनके पास भी राइट टू लाइफ है। फिर उसके बाद एक और एक्सपेंशन हुआ, दैट इज इकोसेंट्रिक। इकोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट है उसका भी राइट टू लाइफ है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर है, रिवर लिविंग तो है नहीं तो बायोसेंट्रिक वाली बात में तो आएगी नहीं, बट रिवर है उसको प्रोटेक्ट करना है, वो भी जरूरी है, और उसको भी आर्टिकल 21 के अंडर में काइंड ऑफ प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं। ये चार पांच चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करता हूं इस पर्टिकुलर इशू की, इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस। देखो, हम जब भी नया बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो केवाईसी करवाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि केवाईसी में जैसे हमारे फिंगरप्रिंट लेते हैं, रेटिना स्कैन करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कुछ पर्सन विद डिफरेंशियल एबिलिटीज हैं या फिर लेट्स से एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनके केस में ये केवाईसी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया कि भाई आरबीआई के डायरेक्शंस के हिसाब से जो केवाईसी के रूल्स हैं वो रूल्स तो हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके कंटेक्स्ट में कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया कि भाई जो भी आप डिजिटल एक्सेस की बात करते हो दैट शुड बी इंक्लूसिव, मीनिंग कि ये सब लोगों के, अगर अगर पर्सन डिफरेंशियली एबल्ड है तो उनके लिए कोई दूसरा तरीका फाइंड आउट करो, बस इतना सा है। आपको इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कुछ नहीं पूछा जा सकता, बट इनहेरेंटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर वाला जो बैंकिंग के केस में। अच्छा, यहाँ से केवाईसी इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टैक्स इवेजन है, उन सब के लिए पहले बैंक अकाउंट है, उसकी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए सो दैट ये बैंक अकाउंट है उसका मिसयूज ना हो। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब देखो, एक चीज ध्यान में रख लेना, अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन की, तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ना, उसके कंटेक्स्ट में एससी और एसटी का रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन था दैट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, एंग्लो इंडियन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बैकवर्ड क्लासेस की, तो 102nd अमेंडमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है एनसीबीसी, जो कि पहले स्टेट्यूटरी बॉडी हुआ करता था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो लोकसभा ने रिसेंटली गोवा में सीट एसटी के सीट रिजर्वेशन के लिए एक जो बिल है वो पास किया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा,
क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो एग्जामिनर बोलेगा कि स्टेट असेंबली है वही बिल पास करती है रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। नहीं, ये काम कहाँ से हो रहा है, किसने पास किया है, लोकसभा ने पास किया है। किसके लिए पास किया है, गोवा के लिए पास किया है। तो सीधी सी बात है, मतलब स्टेट के कंटेक्स्ट में नहीं है ये पावर, पावर किसके पास है, सेंट्रल लेवल पे यानी पार्लियामेंट लेवल पे। अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, एससी और एसटी का रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये लिस्ट है, ये सेंट्रल लेवल पे तैयार होती है। इस लिस्ट में अगर कोई भी चेंज करना होगा तो स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे, फिर पार्लियामेंट है उसको चेंज करेगी और फिर प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई करेंगे। ये पूरा प्रोसेस है। ओबीसी के लिए 102nd अमेंडमेंट के बाद में सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर था ये, कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था ये, और 105th के बाद में ये दोनों के पास पावर हो गया है। दोनों मतलब कौन कौन, सेंटर और स्टेट। यानी ओबीसी लिस्ट है रिजर्वेशन से रिलेटेड जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है अपने अपने लेवल पे उसको अमेंड कर सकते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कुछ कम्युनिटीज हैं जो सेंट्रल लेवल पे ओबीसी हैं, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको एक स्टेट में रिजर्वेशन मिला हुआ है दूसरे में नहीं मिला हुआ। ऐसा क्यों पॉसिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर जाट्स की बात करूं तो उनको राजस्थान में रिजर्वेशन मिला हुआ है, राजस्थान में वो ओबीसी कैटेगरी में है, हरियाणा में नहीं मिला हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे डिसाइड हो रहा है। एससी एसटी के केस में कहाँ पे डिसाइड होगा, सेंट्रल लेवल पे डिसाइड होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। मतलब एससी एसटी का स्टेटस देना होगा किसी कम्युनिटी को तो वो सेंट्रल लेवल पे डिसाइड होगा, स्टेट लेवल पे नहीं होगा। एग्जामिनर आपको इस चीज में फंसा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में ध्यान में रखनी है। अब इसमें एक मराठा रिजर्वेशन केस है, वो भी ध्यान में रख लेना। जस्ट अ सेकेंड। मराठा रिजर्वेशन केस क्या था, देखो मराठा रिजर्वेशन केस ये था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा को रिजर्वेशन दिया, मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया। ठीक है, आ, इनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया था। मैटर पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट ने जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल केस में इस पूरे रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया। किस ग्राउंड पे कैंसिल किया, दो मेजर ग्राउंड दिए गए। पहला तो कि ये 50% का जो लिमिट है उसको ब्रीच कर रहा है। दूसरा ग्राउंड कोर्ट ने क्या दिया कि 102nd अमेंडमेंट के बाद में स्टेट्स के पास पावर नहीं है रिजर्वेशन देने का ओबीसी को, मतलब किसी और कैटेगरी में रिजर्वेशन देने का पावर नहीं है। उसके बाद 105th अमेंडमेंट पास किया गया। 105th के बाद में पावर किस किस के पास है, स्टेट और सेंटर दोनों के पास में है। किसके कंटेक्स्ट में, ओबीसी के कंटेक्स्ट में। एससी एसटी के कंटेक्स्ट में अभी भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, ये तीन चार चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद वो रिजर्वेशन कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद में अगर 4-5 महीने पहले की मैं बात करूं तो मराठा है वो फिर से रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे। देखो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हेयर, रिजर्वेशन रिलेटेड जो डिमांड है उसका कॉन्सेप्ट समझ लो क्योंकि ये बार बार आएगा। ये है मराठा कम्युनिटी, ये है ओबीसी कम्युनिटी। ठीक है, मराठास का जो डिमांड है, मतलब जो रिजर्वेशन को लीड कर रहे हैं, उनका डिमांड है कि हमें ओबीसी में ही रिजर्वेशन दे दो, मतलब हमें ओबीसी का ही पार्ट बना दो। अब ओबीसी का पार्ट बनाने से प्रॉब्लम क्या है, जो एग्जिस्टिंग ओबीसी कम्युनिटी है वो बोल रहे हैं कि नहीं, मराठा है वो डोमिनेंट कम्युनिटी है, अगर ओबीसी का ही उनको पार्ट बना दिया तो फिर ओबीसी का जितना भी बेनिफिट मिलना है वो सब इन लोगों के पास में चला जाएगा, नीचे वाली जो कम्युनिटीज है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर इनको रिजर्वेशन देना है, इनको अलग से रिजर्वेशन दो। अलग से मराठा कम्युनिटी रिजर्वेशन क्यों नहीं चाह रही है, क्योंकि ऑलरेडी देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, 15% रिजर्वेशन एससी के लिए है, 7.5% रिजर्वेशन एसटी के लिए है, 27% रिजर्वेशन है वो ओबीसी के लिए है। ऑलरेडी इतना रिजर्वेशन है, 49.5% हो गया है। अब अगर मराठा को अलग से रिजर्वेशन दे दिया तो ये 50% का लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगा। 50% का लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो कोर्ट है, जो कि बहुत पुराना स्टांस है कोर्ट का एमआर बालाजी केस के बाद से, कि ये रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं समझा देता हूं। देखो 50% से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि रिजर्वेशन है दैट इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन इज एन एक्सेप्शन। अगर कोई एक्सेप्शन 50% से ज्यादा लोगों को मिल रहा है देन हाउ इट कैन बी एन एक्सेप्शन, तब तो वो नॉर्म ही हो जाएगा।
दैट्स वाई एमआर बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसी एमआर बालाजी वाले स्टांस को बाद में इंदिरा साहानी केस में रीट्रेट किया गया था। तो फिर ईडब्ल्यूएस को कैसे अप्रूव कर दिया, एक ये भी चीज समझ लो। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको इसलिए अप्रूव किया जनहित अभियान केस में कि वो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नहीं है। तो रिजर्वेशन से रिलेटेड ये 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, इसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968। इसमें सिर्फ एक लाइन में समझ लो, ये कोई पर्सन है ए, उनका प्रॉपर्टी है यहाँ पे। अब ये पर्सन मान लेते हैं या तो पाकिस्तान चले गए या फिर चाइना चले गए, और मान लेते हैं इनके जो रिलेटेड फैमिली मेंबर्स हैं A1 A2 A3, वो इंडिया में ही है। तो गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देती है एनिमी प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये A1 A2 A3 ये क्लेम नहीं कर सकते हैं इनहेरिटेंस राइट ओवर दिस प्रॉपर्टी। ये पूरा मैटर है। अब ये मैटर क्यों था, रिलेटेड टू सैफ अली खान। तो बेसिकली उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो पाकिस्तान मूव हो गए थे, मतलब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट की यहाँ पे बात है। जो भोपाल के लास्ट किंग थे, नवाब थे, उनकी बेटी है, वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई थी। उनकी बाकी फैमिली इंडिया में ही थी। बाद में इशू ये था कि क्या सैफ अली खान है वो ये प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं क्या। गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया हुआ है। ये पूरा मैटर है, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान में रख लेना, ये मैनेज कौन करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक अथॉरिटी है, दैट इज कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, दैट इज अंडर MHA। बस ये ध्यान में रख लेना। इसमें प्लीज डू नॉट गो इनटू टू मच पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। ये एग्जामिनर उस तरीके से क्वेश्चन नहीं फ्रेम करता, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड टू आर्टिकल 311 सिविल सर्वेंट से रिलेटेड। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से कोई पर्सन है IPS एंड ही इज पोस्टेड एज ए DSP। अब इस पर्सन के खिलाफ एक्शन लेना होगा, तो इसके सुपीरियर इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, बट सुपीरियर यानी SP क्या इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल 311 की बात है। आर्टिकल 311 क्या बोल रहा है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, जो मतलब ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। अब लॉजिकली सोच के देखो कि अगर आपके सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना होगा तो बार बार प्रेसिडेंट अप्रूवल थोड़े रिक्वायरमेंट होगा। बट अंडरस्टैंड, इट इज मैंडेटरी फॉर एक्चुअल डिसमिसल। एक्चुअल में अगर डिसमिसल करना होगा तब इट इज मैंडेटरी। बस ये चीज ध्यान में रख लेना। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। बस इस पूरा आर्टिकल का ये क्रक्स है कि डिसमिसल के लिए आपको, मतलब एक्चुअल डिसमिसल के लिए आपको प्रेसिडेंशियल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन है उसके लिए नहीं रिक्वायरमेंट है, दैट्स क्वाइट कॉमन, क्योंकि डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है वो तो कभी भी हो सकती है ना, बार बार उसके लिए अगर आप प्रेसिडेंट का अप्रूवल करेंगे तो बेचारे प्रेसिडेंट तो फिर ऑल इंडिया सर्विस के इन्हीं मैटर्स के लिए ही बिजी हो जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हाँ, एक और चीज ध्यान में रख लेना, इसमें से हटा कौन सकता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है, नहीं। जब हम बात करते हैं AIS की, ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो पावर किसके पास है, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख लेना। विद दिस हमने जो इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है वो कवर कर लिया। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू जुडिशरी। अब जुडिशरी में CGI है, तो CGI है रिसेंटली जस्टिस सूर्यकांत है, वो CGI बने हैं, 53rd CGI। और फर्स्ट CGI कौन थे, जस्टिस हरीलाल कानिया। यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कोलिजियम सिस्टम है वो ध्यान में रख लेना। अगेन ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो गया है। फर्स्ट जजेस केस क्या था, जिसमें बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है उसको प्राइमेसी दी गई थी। सेकंड जजेस केस है, उसमें फिर उसके बाद में कंसल्टेशन और कंकरेंस का जो मीनिंग था उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। फिर कोलिजियम सिस्टम आया, जहाँ पे जजेस हैं दे रिकमेंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट जजेस टू बी अपॉइंटेड, ठीक है। और फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस कोलिजियम सिस्टम में फिर थर्ड जजेस केस में रिफाइनमेंट आया, जहाँ पे कोलिजियम को थोड़ा सा वाइड कर दिया, ठीक। वो एक चीज ध्यान रखेंगे।
और फिर फोर्थ जजेस केस है जिसमें एनजैक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, उसको कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, 99th जो अमेंडमेंट था। तो ये बेसिक नहीं, इसमें पढ़ाने वाला कुछ नहीं है क्योंकि अब तक आई एम एज्यूमिंग आपने स्टैटिक है वो कवर कर लिया होगा। ठीक है, हाँ, जजेस के रिमूवल को लिए जो प्रोसेस है उसको एक बार प्लीज अच्छे से कवर कर लेना, बिकॉज ऑफ जो जज साहब हैं जिनके घर पे कैश मिला था उसके बाद में पूरा जो इशू हुआ था, यहाँ पे जजेस के रिमूवल का जो पूरा प्रोसेस है, अब यहाँ पे समझो एग्जामिनर आपको कैसे ट्रैप कर सकता है कि पूरा प्रोसेस है दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, नहीं, उसके लिए हमारे पास एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है, वो ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पहले एक प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, लोकसभा में 100 मेंबर और राज्यसभा में 50 मेंबर है, वो रेजोल्यूशन शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, दोनों हाउस में एक्सेप्ट होना है, फिर उसके बाद में एक इंक्वायरी कमेटी होगी, वो इंक्वायरी कमेटी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद में फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, उस वोटिंग के बाद में फिर प्रेसिडेंट है वो रिमूव करेंगे। तो अभी तक किसी को रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, रिमूवल के जो ग्राउंड है वो क्या क्या है, एक है मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। अब इसके कंटेक्स्ट में एक वीरास्वामी जजमेंट है जो कि जो इनसे पुराने वाले जो वाइस प्रेसिडेंट थे धनखड़ साहब, उन्होंने भी इस जजमेंट के बारे में बात की थी। तो यहाँ से एक चीज समझ लेना क्या है, जो हायर जुडिशरी के जजेस हैं उनके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर नहीं हो सकता है। जैसे जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब हैं उनके केस में भी डायरेक्टली दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। इस जजमेंट में क्या है कि पहले सीजीआई का अप्रूवल चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोसीडिंग। बस इतना ध्यान में रख लेना। सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बेसिकली ये प्रोसीजर स्पेसिफाई किया था फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग द सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फॉर करप्शन केसेस। अब यहाँ पे एक और इश्यू समझ लो, क्या जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, क्या वो लोकपाल के अंडर में हैं? ये इशू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दे आर नॉट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। लोकपाल ने एक ऑर्डर इश्यू किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था। नेक्स्ट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस। सो एडिशनल जजेस के लिए आर्टिकल 224 है, 2 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जा सकता है। 62 ईयर्स की एज तक जब एकदम से बर्डन हो केसेस का, तो उस टाइम पे उनको अपॉइंट किया जा सकता है। रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा 75-25, यानी कि अगर हम एडिशनल जजेस अपॉइंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट जजेस हैं उनसे ज़्यादा एडिशनल जजेस हो जाएंगे, नहीं। बेसिकली 3:1 का रेशियो है, यानी कि अगर 4 जजेस होंगे तो 3 परमानेंट है, एक हम एडिशनल जज हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके लिए गवर्नर हैं वो अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें याद रख लेना, रिसेंटली कोर्ट का ही जजमेंट था कि अगर आपको जूनियर लेवल पे जुडिशरी का एग्जाम देना है तो उसके लिए, मतलब जज बनना है, सिविल जज बनना है जूनियर डिवीजन में, तो उसके लिए मिनिमम 3 साल का आपको लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सिंप्लीफाइड सेंस में कि अगर आपको जज बनना है, बिल्कुल एंट्री लेवल जज की हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले आपका 3 साल का एडवोकेट का प्रैक्टिस होना जरूरी है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ सिस्टम कैसे काम करता है। बस ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट होते हैं। पहला जो ट्रिब्यूनल है वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये आई थिंक 1941 और समथिंग का है, ये ध्यान में रख लेना। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड स्वर्ण सिंह कमेटी है। 2 टाइप के ट्रिब्यूनल सेटअप की गई हैं, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल याद रख लेना और बी से अदर ट्रिब्यूनल्स हैं। ठीक है, अब रिसेंटली ट्रिब्यूनल रिफॉर्म जो एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। ये कब का एक्ट है? 2021 का। इसको मद्रास बार एसोसिएशन जजमेंट का एक सीरीज है, उसमें बार बार कोर्ट ने इसके कंटेक्स्ट में डायरेक्शंस इशू की है। ये एमबीए है, मद्रास बार एसोसिएशन जजमेंट है, ये आप मेंस में यूज करेंगे, प्रीलिम्स में डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें 3-4 इश्यूज हैं, दैट इज quite controversial in the sense controversial between the government and the Supreme Court। देखो, फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू टेन्योर, तो कोर्ट ने कहा कि भाई टेन्योर इनका 5 साल का रखो, गवर्नमेंट ने 4 साल का रखा। ठीक है, फिर कोर्ट ने कहा कि इसमें यंग मेंबर्स को भी अलाउ करो, गवर्नमेंट ने अभी तक उसको यंग को अलाउ नहीं किया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें आप एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस मत रखो। क्यों नहीं रखो? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें सरकार खुद एक लिटिगेशन पार्टी है,
तो अगर एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस रहेगा तो दैट इज नॉट राइट, क्योंकि आपके खिलाफ ही केस हो रहा है और आप ही उसके लिए जजेस अपॉइंट करोगे, तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए गुड थिंग। तो ये 4-5 इश्यू है। प्रीलिम्स में आपसे इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, बट एक चीज ध्यान में रख लेना कि कोर्ट ने मतलब कई केसेस में ये चीज बार बार हाईलाइट की है कि अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है ना, अपॉइंटमेंट, दैट नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। सिमिलर जो जजमेंट आया था वो अनूप बर्णवाल केस में आया था। अनूप बर्णवाल केस किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी एंड सीईसी, इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब यहाँ पे भी कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें क्या कहा था कि एक तो प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, एक सीजेआई होने चाहिए और एक एलओपी होने चाहिए। अब जो सरकार ने जो रूल बनाया उसमें सीजीआई को हटा के उन्होंने बेसिकली यहाँ पे मिनिस्टर कर दिया है। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। बट सरकार का खुद का आर्ग्यूमेंट है कि जुडिशरी है वो सरकार को बोल रही है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बट सरकार का कहना है कि जुडिशरी का खुद का अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आपको दोनों साइड की जो चीजें हैं वो समझनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटेड टू लीगल एड इन इंडिया, तो एक एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। ये 1995 से इफेक्टिव हुआ था, तो इसीलिए अभी इसके 30 साल पूरे हुए हैं। ये 3 टीयर सिस्टम की बात करता है, मतलब 3 लेवल पे ये ऑपरेट करता है। नेशनल लेवल पे जिसको सीजीआई हेड करते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। फिर स्टेट लेवल पे जिसको हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हेड करते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो हेड करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्योंकि 30 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटेड टू एडीआर। अब देखो हमारे जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, रफली 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अकेले सुप्रीम कोर्ट में रफली 88,000 केसेस हैं वो पेंडिंग है। तो जुडिशरी पे बर्डन कम करने के लिए एक मैकेनिज्म है एडीआर। एडीआर क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कोर्ट से बाहर है डिस्प्यूट कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको हम एडीआर बोलते हैं। अब इसके कंटेक्स्ट में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। जजमेंट का मतलब क्या है पहले वो समझो। एडीआर का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें कोर्ट से बाहर इन इश्यूज को सोल्व करना है। अब मान लेते हैं किसी एक मैकेनिज्म से हमने कोर्ट से बाहर इस इश्यू को सोल्व किया और वो मैटर वापस से कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो कोर्ट का कहना है कि भाई हम इसमें लिमिटेड वे में इंटरवीन करेंगे, हम इसको दोबारा से अगर शुरुआत से फिर से सुनवाई करेंगे इसकी, तो फिर जो बाहर एडीआर का मैटर रिजोल्यूशन हुआ था उसका क्या सेंस बनेगा। कोर्ट का सिर्फ इतना कहना है कि इन दिस केस कोर्ट विल एक्सरसाइज वेरी लिमिटेड पावर, ठीक है। अब इस चीज को समझ के देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली स्पेसिफाइड लिमिटेड पावर टू मॉडिफाई द आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब इस केस में गायत्री बालास्वामी केस में कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको बिल्कुल जीरो से नहीं सुनवाई करेंगे, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एडीआर किया ही इसलिए गया था कि कोर्ट का जो इन्वॉल्वमेंट वो कम हो। कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कम क्यों चाह रहे हैं हम? क्योंकि ए ऑलरेडी जुडिशरी बर्डन है, बी क्योंकि जुडिशरी बर्डन है तो उससे डिले होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रख लेना। अब कुछ टाइप के जो एडीआर मैकेनिज्म है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन में बी से याद रख लेना, जो अवार्ड है यानी जो जजमेंट है दैट इज बाइंडिंग। फिर उसके बाद मीडिएशन है। मीडिएशन के केस में नॉन बाइंडिंग होगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। थर्ड है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का मतलब है थर्ड पार्टी है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपके भाई के बीच में एक डिस्प्यूट है, तो ए और बी सी को ये काम दे रहे हैं कि आप प्लीज हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में एक निगोशिएशन है। निगोशिएशन का मतलब जैसे हम डायरेक्टली ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट करते हैं, तो यहाँ पे मतलब सीधी सी बात है, हम डायरेक्टली एक दूसरे के साथ निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंडिया यूएस ट्रेड निगोशिएशन, ठीक है। ओके तो ये पूरा इश्यू था। नेक्स्ट रिलेटेड टू लोक अदालत, तो रिसेंटली केरला है वो फर्स्ट स्टेट बना है जहां पे ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत है उन्होंने सेटअप किया है। अगर क्वेश्चन आए रिलेटेड टू ऑनलाइन, तब केरला आंसर होगा फर्स्ट का। अगर क्वेश्चन आए कि ओवरऑल फर्स्ट किसने सेटअप किया था, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी गुजरात। अब लोक अदालत है उसका मतलब समझ लो, मतलब उसके क्या क्या, लोक मतलब पीपल। तो ऑब्जेक्टिव अगेन क्या है कि जो छोटे मोटे डिस्प्यूट है उनको कोर्ट से बाहर ही सेटल करवा दें। तो इसके लिए 3-4 चीजें ध्यान में रख लेना। डिसीजन है दे आर फाइनल बाइंडिंग एंड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग।
एग्जामिनर इसको स्टेटमेंट को एज इट इज यूज करेगा, और क्योंकि नो वर्ड यूज होगा तो हमें लगेगा कि नहीं ये एक्सट्रीम वर्ड है, अपील तो अलाउ होगा ही। बट अगर कोई उस जजमेंट से खुश नहीं है तो उनको फिर प्रोसीडिंग जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रख लेना। तो लोक अदालत में तीन चीजें, एल ओ के है उसमें तीन चीजें ध्यान में रख लेना। फर्स्ट, एल का मतलब लोकल रख लेना, ये सिर्फ ट्रिक है, मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है। ओ का मतलब रख लेना आउटसाइड कोर्ट, और के का मतलब खत्म। खत्म का मतलब इसके बाद में अपील नहीं होगी। अपील नहीं होगी तो अगर आप जजमेंट से खुश नहीं हो तो आप फिर जो नॉर्मल जुडिशरी का प्रोसेस है जीरो से शुरुआत करेंगे। जीरो से शुरुआत करेंगे मतलब लोअर कोर्ट में बात जाएगी, फिर हाई कोर्ट में बात जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी। डायरेक्टली इसकी अपील से सुनवाई नहीं होगी, ये इसका मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटेड टू डॉक्टर ऑफ मर्जर। अब डॉक्टर ऑफ मर्जर का कॉन्सेप्ट समझो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटी रिवर है, ये बड़ी रिवर है, ये इसमें मर्ज हो गई। इसका कहने का मतलब है जूनियर कोर्ट है या फिर लेट्स से हाई कोर्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, हाई कोर्ट इज नॉट ए जूनियर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, है ना, ये चीज ध्यान में रख लेना। कहने का मतलब जो हायर लेवल पे जो कोर्ट है, अगर वो कोई जजमेंट देते हैं तो नीचे वाला कोर्ट के लिए वो जजमेंट ऑटोमेटिकली, नीचे वाले कोर्ट का जजमेंट है वो इसी में मिल जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मान लेते हैं कुछ स्टेटमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है कि दिस इज टू बी डन, दिस लेट्स थोड़ा सिंप्लीफाई करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 400 रुपये का इस पे फाइन लगेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही बता देता हूँ मैं। और हाई कोर्ट ने पहले कहा था 250 रुपये का फाइन लगेगा। तो अब ये वाला जजमेंट नहीं लागू होगा, टेक्निकली ये वाला जजमेंट लागू होगा, ये इसका मतलब है पूरा। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, डॉक्ट्रिन मर्जर है वो रिजिड और यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होगा, सर्कमस्टेंशियल एप्लीकेशन होगा। ठीक है। इन ए वेरी बेसिक सेंस कि एक हायर कोर्ट है जब डिसीजन देता है तो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो उस रूलिंग का ही पार्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो जैसे इस 250 रुपये का अलग से कोई वजूद नहीं है, अब हम इस वाले जजमेंट को फॉलो करेंगे जो कि है 400 रुपये का फाइन। ठीक। नेक्स्ट रिलेटेड टू साइबर क्राइम। अब देखो वो कह रहा है कि जैसे जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे साइबर क्राइम भी हो रहे हैं, तो उसी कंटेक्स में E0 FIR का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है। 0 FIR का मतलब क्या है कि कहीं से भी आप FIR रजिस्टर करवा सकते हो, ज्यूरिसडिक्शन का इश्यू नहीं है। ई का मतलब क्या हो गया कि आप ऑनलाइन भी इसको रजिस्टर करवा सकते हो। तो रिसेंटली जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C, उन्होंने ये E0 FIR है वो प्रोजेक्ट शुरू किया है। I4C MHA के अंडर में है, प्लीज ये ध्यान में रख लेना। अब इसमें हो क्या रहा है कि आप अगर 10 लाख से ज़्यादा का अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप डायरेक्टली E0 FIR है वो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या फिर जो 1930 है उस पर रजिस्टर करवा के ये कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो, FIR रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है। ये पूरा इशू है। 10 लाख वाला टाइमलाइन है वो प्लीज ध्यान में रख लेना। एग्जामिनर इसको या तो बढ़ा सकता है, 10 लाख को 1 करोड़ कर सकता है या फिर 1 लाख कर सकता है ना? वो चीज ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इलेक्शंस। अब देखो इलेक्शन में एक इशू जो है वो काफी न्यूज में रहा, दैट इज SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब यहाँ पे एक द हिंदू का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था। देखो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, कैसे डिसाइड करते हैं, बाई वोटिंग। फिर गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि हु कैन वोट। अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम हेयर। हम लोग एज ए सिटीजन हम डिसाइड करते हैं कि सरकार कौन बनाएगा, और फिर सरकार ही ये डिसाइड करेगी कि वोट कौन कर पाएगा, मतलब सिटीजन कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है। तो ये पूरा आप मीन्स में आप जरूर लिख सकते हो कि अगर इस एंटायर एक्सरसाइज है जो वोटर्स लिस्ट का एक्सरसाइज है जिसको हम SIR बोल रहे हैं, अगर ये एक्सरसाइज ढंग से नहीं कंडक्ट होगी तो बहुत सारे लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होगा, और वोटिंग राइट नहीं होगा तो फिर किस टाइप का डेमोक्रेसी होगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना? एंड नाउ यू कैन यूज इट इन योर एसे ऑल्सो, यू कैन यूज इट इन योर GS आंसर्स ऑल्सो। ठीक है। ये पूरा इशू था। अब इसमें इसी से रिलेटेड क्या क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप खुद से पढ़ लेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसके लिए अनूप बर्णवाल जजमेंट है वो भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नया जो प्रोसेस है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके कंटेक्स्ट में 3-4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो जरूर हम कवर करेंगे। पहली बात है रिलेटेड टू EC, डीलिस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो समझो क्या है।
एक पॉलिटिकल पार्टी ने रजिस्टर किया अपने आप को। अब उस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए इलेक्शन कमीशन का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, बट इलेक्शन कमीशन के पास में उसको डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डी रजिस्टर ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। इसके पीछे का आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये पावर दिया तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर मतलब एक दूसरे के वो कोशिश करेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करवा दें। नहीं समझे? मान लेते हैं अगेन ए बी सी, इस एबीसी का एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं इनका गवर्नमेंट है, ठीक है। अब इसके पीछे का पूरा आर्ग्यूमेंट समझ लो ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। अगर गवर्नमेंट ए पॉलिटिकल पार्टी का है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर मनवा के बी और सी को डी रजिस्टर करवा सकती हैं। ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। इसीलिए ईसी के पास में डायरेक्टली डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। जो सेक्शन 29 है ऑफ आरपीए 1951 उसमें रिकॉग्निशन की बात है, डी रिकॉग्निशन की बात नहीं है, डी लिस्टिंग की बात नहीं है। बस ये ध्यान में रख लेना। तो अगर एग्जामिनर स्टेटमेंट दे दैट इलेक्शन कमीशन कैन डू सो, इट कैन नॉट। ठीक है। नेक्स्ट है एसआईआर। सो एसआईआर में ध्यान में रख लेना सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 है वो आरपीए एक्ट 1950 का, उसके हिसाब से एसआईआर है वो कंडक्ट किया गया है। तो किसका है ये? आरपीए। कौन सा आरपीए है? 1950। प्लीज रिमेंबर दो आरपीए है, 1950 और 1951। इजी वे टू रिमेंबर 21 है। जैसे हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसी तरीके से अगर डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 21 ऑफ दिस आरपीए 1950। याद रखने का एक तरीका है, ऐसे तो बहुत सारे और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान में रख लेना कि जो इससे पहले एसआईआर हुआ था वो भी 21 साल पहले, मतलब काफी टाइम हो गया था। तो 21 तीन बार काम आएगा। एक तो 21 साल पहले हुआ था, ये बात। दूसरा, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये एसआईआर के लिए सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू डिजिटल ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली कि वोटर टर्नआउट है वो कितना है, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया था। टर्नआउट, टर्नआउट का मतलब कितने लोगों ने वोट किया है वोटिंग वाले दिन। इसको हर 2 घंटे है अपडेट किया जाता है, सो दैट पॉलिटिकल पार्टीज के पास इंफॉर्मेशन रहे। नेक्स्ट इसी में एक और फॉर्म 17 सी था, वो भी न्यूज में था। दैट इज रिलेटेड टू वोटर टर्नआउट। ठीक है, ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं फॉर्म 17 सी है वो किस चीज से रिलेटेड है। इट इज स्टेट्यूटरी रिकॉर्ड ऑफ वोटर टर्नआउट, कितना वोटर टर्नआउट है किसके हिसाब से? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। प्लीज रिमेंबर, इसमें एग्जामिनर आपको कैसे ट्रैप कर सकता है? दैट इट इज ए स्टेट्यूटरी प्रोविजन एज पर आरपीए। आरपीए में भी दो अलग अलग ट्रैप सेट कर सकता है, 1950 और 1951। ये नहीं है, क्या है फिर इसमें? इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ऑफ 1961 है, ये ध्यान में रख लेना। फॉर्म 17 सी। इसमें जो कांग्रेस और बीजेपी का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि इसमें ये सारे वोटर्स हैं, उसके कंटेक्स्ट में ये सेक्शन बहुत न्यूज में था। हाँ, नेक्स्ट रिलेटेड टू पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट समझो। पोस्टल बैलेट का मतलब है आपके पास बैलेट पेपर आया, ये एक पर्सन है ए, इनके पास बैलेट पेपर आया, ये बैलेट पेपर भर के और फिर वापस देंगे, ये हो गया है पोस्टल बैलेट। ठीक है। अब किस किस को अलाउड है? एक तो ये सर्विस वोटर को अलाउड है। सर्विस वोटर का मतलब क्या है? लेट्स से कोई सर्विस पर्सनल है, लेट्स से कोई पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका पोस्टिंग दूसरी जगह पे है, तो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट कम टू वोट, तो उनके लिए है। एक है स्पेशल वोटर्स। स्पेशल वोटर्स जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, है ना, ये सब के लिए स्पेशल वोटर्स हैं। एक थर्ड कैटेगरी एब्सेंटी वोटर्स। एब्सेंटी वोटर किसको बोल रहे हैं? सीनियर सिटीजन हैं जो 85 ईयर्स से ज्यादा की एज के हैं, और पर्सन विद डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। ठीक है, तो 3 टाइप के वोटर्स की मैंने बात की है यहाँ पे। एक तो है स्पेशल, स्पेशल मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। एक हो गया सर्विस वोटर्स, और एक हो गया एब्सेंटी वोटर्स।
ठीक है, इन सब के लिए ये अलाउड है। उसके अलावा कोविड-19 के टाइम पे या फिर एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनके लोगों के लिए ये अलाउड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रख लेना, जिन लोगों का इलेक्शन ड्यूटी है उनके लिए भी ऑब्वियसली अलाउ होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये ध्यान से समझना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के टाइम पे इफ पर्सन इज डिटेन्ड कैन दैट पर्सन कंटेस्ट इलेक्शन, कैन दैट पर्सन वोट? दो चीज हैं। उसी तरीके से कन्विक्टेड पर्सन है, लेट्स से कोई पर्सन कन्विक्टेड है, कैन दिस पर्सन कंटेस्ट इलेक्शन? है ना, ये चीज ध्यान में रख लेना। हाँ, अब वापस आता हूं मैं पोस्टल बैलेट वाले पे। पोस्टल बैलेट वाले में 3 नॉर्म्स हैं जिनको वायलेट किया गया है, जहां पे एग्जामिनर आपके लिए ट्रैप सेट कर सकता है। एग्जामिनर एक स्टेटमेंट बोलेगा दैट ड्यूरिंग इलेक्शन नो वोट कैन बी बेसिकली वोटेड आउटसाइड द ईवीएम या फिर आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन। तो यहाँ पे जब हम पोस्टल बैलेट की बात कर रहे हैं, दीज आर द वोट्स आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन। दूसरा है नॉन ईवीएम मेथड से वोटिंग नहीं हो सकती है, दैट इन केस ऑफ इंडिया द वोटिंग इज अलाउड ओनली थ्रू ईवीएम। नहीं, उसके अलावा पोस्टल बैलेट है जिसमें ईवीएम यूज नहीं हो रहा है। और थर्ड है कि मतलब फिक्स डेट को ही वोटिंग होगा, उससे पहले वोट नहीं डाल सकते हो आप। इनके केस में जो डेट है उससे पहले वोट डाल सकते हैं। तो दीज आर द ट्रैप्स जिससे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन। यहाँ पे एक कुरियन जोसेफ कमेटी है जो कि तमिलनाडु सरकार ने सेटअप की थी रिलेटेड टू द ऑटोनॉमी। तो बेसिकली फेडरल प्रोविजंस को ध्यान में रख लेना कि स्टेट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा ऑटोनॉमी, सेंटर है वो उसके ऊपर एलिगेशन है कि वो सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हैं। कौन कौन से प्रोविजंस हैं सेंट्रल स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड, लाइक 263 है दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल है। फिर उसके बाद में जोनल काउंसिल है जो कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आईएससी है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, और जोनल काउंसिल है दैट इज स्टेट्यूटरी, है ना। इनके चेयरपर्सन कौन होते हैं वो सब चीजें। फिर उसके बाद में जीएसटी काउंसिल है, अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज पर 279 ए, नीति आयोग वो सब है। फिर उसके बाद में रिसेंटली एक और नया प्रोविजन था जो मिस्टर थरूर है उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था फॉर सेटिंग अप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब इनका आर्ग्यूमेंट समझो क्या है। इनका कहना है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से कई बार हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों ना हम एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है वो सेटअप करें जो ये पूरा इश्यू डिसाइड करे, तो दैट इसमें किसी तरीके का पॉलिटिसाइजेशन ना हो। ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में जब आप मेंस में इसको सजेशन दे सकते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बिल है तो उसके कंटेक्स्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा। हाँ, प्राइवेट मेंबर बिल के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या उसके कंडीशंस हैं, कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है। पहला प्राइवेट मेंबर बिल किससे रिलेटेड था, है ना, पहला वक्फ से रिलेटेड था। और अभी रिसेंटली एक वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए उम्मीद पोर्टल है वो भी इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा रिसेंटली जो सुप्रिया सूले जी हैं उन्होंने एक राइट टू डिस्कनेक्ट वाला भी प्राइवेट मेंबर बिल है वो इंट्रोड्यूस किया था। प्राइवेट मेंबर बिल का बेसिक मतलब ये है, यहाँ पे एग्जामिनर फिर आपको ट्रैप कर सकता है कि प्राइवेट मेंबर बिल बेसिकली मींस द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द अपोजिशन पार्टीज। नहीं, जो सरकार जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसके भी नॉन मिनिस्टर मेंबर अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो भी प्राइवेट मेंबर बिल ही होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। और लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल आई थिंक 1970s में पास किया गया था, उसके बाद से नहीं। तो यहाँ से आप बात कर सकते हो कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन है उसको कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि देखो अंडरस्टैंड, ठीक है, कि गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी है तो बेसिकली इट इज गोइंग टू डिसाइड द एजेंडा ऑफ द लेजिस्लेशन, बट जो बाकी लोग हमने भेजे हैं, लोगों ने तो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं लोगों को बना के भेजा है ना। अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना जो आगे चल के काम आएगा। हमारे देश में एग्जीक्यूटिव है वो बनता तो लेजिस्लेचर से ही है, बट हम जब इलेक्शन की बात करते हैं लोकसभा के इलेक्शन की, तो टेक्निकली हम तो लेजिस्लेचर्स इलेक्ट करके भेजते हैं ना। मतलब हम तो उन लोगों को भेज रहे हैं जो जिनका काम है कानून बनाना। तो कानून बनाने के पूरे प्रोसेस में बेसिकली चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर वो नॉन गवर्नमेंट हो, मतलब जो सरकार मिनिस्टर नहीं है वो मेंबर्स, उनका भी तो रोल होना चाहिए ना। तो अगर प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो रहे, दैट सिंपली मींस कि उनका रोल है दैट इज गोइंग डाउन।
एंड दैट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर एनी डेमोक्रेसी, है ना। तो आप इस चीज को ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। हमारे देश में एक्चुअली ये चीज अच्छी है, समझ लेना आप कि हम टेक्निकली इलेक्ट तो लेजिस्लेचर के लिए करते हैं, बट लोग इस वाले पार्ट के बारे में कोई बात करता ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं हमें तो यहाँ जाना है। अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट्स व्हाई द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन इज गोइंग डाउन। और इसीलिए आप एक चीज नोटिस करोगे, लिटिगेशन है वो इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हो गया है? क्योंकि जो लेजिस्लेशन है उस पर डिबेट नहीं हो रहा है, उस पर किसी भी टाइप का रिसर्च नहीं हो रहा है, R&D प्रॉपरली नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीपल आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लेजिस्लेशन पार्ट, दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन द एग्जीक्यूटिव पार्ट, कि उनको सरकार का पार्ट बनना है, इसीलिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि इलेक्शन लड़ने के पीछे का मेन मोटिव क्या होना चाहिए था, कि ये होना चाहिए था, है ना। तो दैट इज समथिंग विच यू कैन पिन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड टू न्यू स्टेट्स। सो 3 चीजें ध्यान में रख लेना। सिक्किम है, उसके फॉर्मेशन के 50 साल, मतलब सिक्किम जब भारत का पार्ट बना उसके 50 साल पूरे हुए हैं। उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी सिक्किम को रूल कर रही थी? उसके बाद में जब 3 नए स्टेट बनाए गए थे, छत्तीसगढ़ है, अ, उत्तरांचल है, उस बाद में उत्तराखंड बन गया है ना, और फिर उसके बाद में झारखंड है। इन तीनों को 25 साल पूरे हुए हैं। टेक्निकली 2000 में बने थे, तो 2025 में 25 साल पूरे हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? मिसेस गांधी थी। दैट वाज द सी वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, एक बार क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था उसके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। कोल नेशनलाइजेशन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मतलब टेक्निकली जो एग्जामिनर है वो बस इतना जानना चाहता है कि आपको पता है कि उस टाइम पे जो हो रहा था, उस टाइम पे क्या पॉलिटिकल सिनारियो था। ठीक है, तो डायरेक्टली ये ना पूछ के कि कौन सा स्टेट है वो, उसको 50 साल 25 साल हुए हैं, लेकिन आस्क कि हाँ उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, या फिर उस टाइम पे जैसे सिक्किम के केस में पूछ सकते हैं कि सिक्किम वाज अंडर विच डायनेस्टी, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो यहाँ के कंटेक्स्ट में एक ट्रिब्यूनल होता है। अब ये रावी ब्यास ट्रिब्यूनल है, रिसेंटली इसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ट्रिब्यूनल है, उसका कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 262। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रिब्यूनल के केस में, यानी वाटर इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल के केस में कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट कोर्ट कैन हेल्प इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द अवार्ड गिवन बाय ट्रिब्यूनल। सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मान लेते हैं ये ट्रिब्यूनल है, ठीक है। इन्होंने 2 स्टेट हैं, ए और बी। स्टेट को 10 यूनिट दे दिया, इसको 5 यूनिट दे दिया। ठीक है, कोर्ट इसको एज पर आर्टिकल, कोर्ट इसको डायरेक्टली मतलब चेंज नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट इसकी इंटरप्रिटेशन में कोर्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा रिसेंटली मतलब काफी साल हो गए, अब तो 2018 का एक केस है जहां पे कोर्ट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के कंटेक्स्ट में कोर्ट इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि किसी ने पेटिशन फाइल की थी कि अब पानी है हमें नहीं मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई कोर्ट डिसाइडेड टू इंटरवीन। तो ये 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एंड लास्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू फिस्कल फेडरलिज्म। देखो, फेडरलिज्म का मतलब है कि हाउ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। फिस्कल का मतलब फाइनेंशियल मैटर्स में पावर कैसे डिवाइडेड है। अब इसके कंटेक्स्ट में 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, वो ध्यान में रख लें। वन है फाइनेंस कमीशन, वन है जीएसटी काउंसिल। ये 279A एंड दिस इज 280। ठीक है। हाँ, अब एक चीज ध्यान में रख लेना, रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने अपना रिकमेंडेशंस दिया है और उन्होंने कुछ नए क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार पहले बता देता हूँ। 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से इनकम डिस्टेंस का वेटेज था 45%, जो इन्होंने कम कर दिया है 42.5। इनकम डिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या है? देखो, लेट्स से ये स्टेट है विद हाईएस्ट इनकम, ये है स्टेट। इस स्टेट के लिए अगर हमें अलोकेशन डिसाइड करना है तो हाईएस्ट वाले से कितना गैप है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा मतलब ये स्टेट उतना ही बैकवर्ड है। ये जितना बैकवर्ड है इसको उतना ही रिसोर्स दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? सो दैट हम इसका भी डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें। तो इसीलिए आप नोटिस करोगे कि स्टेट्स लाइक यूपी को सबसे ज्यादा अलोकेशन मिलता है, फिर बिहार को सबसे ज्यादा अलोकेशन मिलता है। इन दो को लगभग, अगर मैं बात करूं तो 25% से भी ज्यादा अलोकेशन मिलता है। रफली 10% अलोकेशन बिहार को मिलता है ओवरऑल जितने भी स्टेट्स हैं उसका, और यूपी को रफली 17%।
देखो 2 टर्म और बता देता हूँ यहाँ पे। एक होता है वर्टिकल, सेंटर से सब स्टेट्स को कितना पैसा मिलेगा, इस चीज को हम बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब ये पैसे में हर एक स्टेट को कितना मिलेगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ठीक है, ये 2 चीज ध्यान में रख लेना। हाँ, अब अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने पॉपुलेशन डेटा है 2011 का यूज किया था 15%, इन्होंने 17.5%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं कि आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कितने स्टेप लिए, तो इन्होंने 12.5% वेटेज था, इन्होंने 10%, यानी कि टेक्निकली ये वाला 2.5% इधर कर दिया, ये वाला 2.5% इधर कर दिया। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। एरिया 15% था, इन्होंने 10% कर दिया। फॉरेस्ट है 10% था, 10% है। तो अभी तक अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं तो आई थिंक हाँ, इस फॉरेस्ट वाले पैरामीटर का वेटेज सेम है, बाकी सबका ऊपर नीचे किया है। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट है, इसका 2.5% वेटेज था, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये एक अच्छा पैरामीटर हुआ करता था कि आपका टैक्सेशन सिस्टम कितना इफिशिएंट है। उसकी जगह पे इन्होंने क्या कर दिया कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, खास करके ये इंडस्ट्रियलाइज्ड जो स्टेट थे उनका डिमांड था कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनका डिमांड था कि हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो बहुत करते हैं बट हमें उतना मिलता नहीं है। तो उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए 10% वेटेज है वो नया दिया गया है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सा क्राइटेरिया डिसकंटिन्यू कर दिया, तो टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। कौन सा नया इंट्रोड्यूस किया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटेड टू कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। तो इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट एक्ट है। पहला है डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। इसमें एक चीज ध्यान में रख लेना, डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक बॉडी है डीपीपीआई, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें मेंबर्स होंगे, उनका 2 साल का टेन्योर होगा। इसके डिसीजन को टीडीएस एटी में हम चैलेंज कर सकते हैं। टीडीएस एटी क्या है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो ट्राई के डिसीजन है ना, वो भी टीडीएस एटी में ही चैलेंज होते हैं। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो, कि अगर आपका डेटा कोई लीक करता है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, और फाइन भी छोटा मोटा नहीं है, 200 करोड़ 250 करोड़ इस टाइप का फाइन है। इसमें एक टर्म है डेटा फिड्यूशियरी। डेटा फिड्यूशियरी का मतलब जिसके पास आपका डेटा है। लेट्स से आपने किसी एक वेबसाइट पर रजिस्टर किया है, वेबसाइट का नाम है ABC, इस पर रजिस्टर किया है, तो ये है डेटा फिड्यूशियरी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना। अब आपका डेटा है, क्या आप अपना जो डेटा है बेसिकली उसको वापस ले सकते हैं, मतलब क्या परमिशन वापस ले सकते हैं आप रिलेटेड टू डेटा? हाँ, परमिशन वापस ले सकते हैं, वो ध्यान में रख लेना। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मतलब रटने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक है डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल का मतलब है, इसको मैं सिंप्लीफाई सेंस में बोलूं तो ये आप हो। डेटा फिड्यूशियरी का मतलब है ये ABC कंपनी है जिसके पास आपका डेटा है। ठीक है, यहाँ पे RTI और DPDP में क्या कन्फ्लिक्ट है, देखो RTI सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 और DPDP। ठीक है, ध्यान में रखो सिंप्लीफाइड सेंस में DPDP बोलता है कि आपका प्राइवेट डेटा है उसको किसी भी सेंस में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मतलब आपके प्राइवेट डेटा को कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा। यू हैव राइट टू प्राइवेसी। RTI बोल रहा था, इससे पहले अमेंडमेंट से पहले RTI बोल रहा था कि अगर किसी डेटा को डिस्क्लोज करने से कोई पब्लिक पर्पस सोल्व हो रहा है, इवन इफ इट इज प्राइवेट डेटा, तो डिस्क्लोज किया जा सकता है। एक सिंपल सेंस में एक एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स से कोई पर्सन है, पर्सन का नाम ABC रख लेते हैं। ABC का डेटा पर्सनल है, तो DPDP क्या बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं डिस्क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल डेटा है। RTI एक्ट पहले क्या बोल रहा था कि अगर इस पर्सनल को डिस्क्लोज करने से कोई पब्लिक पर्पस सोल्व हो रहा है तो इट कैन बी डिस्क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी की। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई ब्यूरोक्रेट है, उसका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से कि उसके पास कितने एसेट हैं, किस टाइप के उसके पास में प्रॉपर्टी है, टेक्निकली है तो वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसका, बट वो से अगर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन, वेदर दिस पर्सन इज करप्ट और नॉट। क्योंकि अगर आपके पास अपनी इनकम से ज्यादा एसेट है, दैट सिंपली मीन्स यू आर अर्निंग मनी थ्रू इलीगल मीन्स। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। लेकिन DPDP आने के बाद में अब प्राइवेट इंफॉर्मेशन को किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो इसकी वजह से बार बार ये बोला जा रहा है कि DPDP ने टेक्निकली RTI है उसको ओवर पावर कर दिया, या फिर RTI का जो पावरफुल कॉन्सेप्ट था उसको दबा दिया। बस ये ध्यान में रख लेना।
नेक्स्ट रिलेटेड टू 3 जो प्रोविजंस है जिसको अमेंड किया, मतलब रिप्लेस किया गया है। पहले आईपीसी होता था, उसकी जगह पे अब बीएनएस आ गया है। पहले सीआरपीसी होता था, बीएनएसएस आ गया है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना। वो सब चीजें हैं, ये 1 साल हो गया है, इसके लिए न्यूज में था। नेक्स्ट रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। देखो एक चीज, ऑनलाइन गेम है, सब ऑनलाइन गेम बंद नहीं किए हैं। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। एक होता है ई स्पोर्ट, ई स्पोर्ट का मतलब है क्रिकेट, एक स्पोर्ट है, उसका ऑनलाइन वर्जन हो जाएगा ई, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। एक होता है रियल मनी गेम्स, आरएमजी, मतलब जिसमें प्योर सट्टा है, जिसमें आपका कोई स्किल नहीं है। सरकार ने इस वाले पार्ट को बंद किया है, इस वाले पार्ट को सरकार प्रमोट करेगी, ये चीज ध्यान रख लेना। अब जो जो बॉडी चलेंगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उस बॉडी का नाम है, कहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो ऑनलाइन गेम्स है ना, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो लेजिटिमेट स्पोर्ट्स है, दूसरा ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेम है, और तीसरा है ऑनलाइन मनी गेम। ये थर्ड जो कैटेगरी है, इसको बैन करने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें स्किल का कोई रोल नहीं है, ये प्योर गैम्बलिंग है। सरकार ने कहा कि हम क्यों प्रमोट करें इस टाइप की गैम्बलिंग को। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए फाइनेंस बिल। एक चीज ध्यान में रख लेना, विल इट बी एप्लीकेबल ऑन आउटसाइडर एंटिटीज दोज आर आउटसाइड इंडिया? यस, क्योंकि अगर आउटसाइड वाले पे लागू नहीं होगा, तो फिर सब अपना बेस इंडिया से बाहर सेटअप करके ये गेमिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगी। तो ये ध्यान में रख लेना, है क्वाइट लॉजिकल, बट अगर आपको पहले से पता होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स गवर्नेंस, तो इसके लिए बेसिकली सरकार ने एक नया पॉलिसी अनाउंस किया है, और उसके लिए एक नया रूल है और एक्ट है, वो भी अनाउंस किया है। एक्ट है 25 का, रूल्स हैं 26 के। लिस्ट में ये एक आइटम है, स्पोर्ट्स है। अब जो स्पोर्ट्स बॉडीज है, उनके रेगुलेशन के लिए नेशनल स्पोर्ट बोर्ड होगा, और एक इसके डिसीजन को चैलेंज करने के लिए एक स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल होगा। ट्रिब्यूनल का हेड कौन होगा? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। और बाकी मेंबर्स भी होंगे स्पोर्ट्स बॉडीज के। नेक्स्ट रिलेटेड टू एनईपी के 5 साल हो गए। अब इसमें कुछ नया नहीं है, सब पहले वाला है। असेसमेंट के लिए परख पोर्टल है, उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद में एक है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसको ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं पहले क्या हो रहा था, 4 साल का आपको एडमिशन लेना है। लेट्स से कि आपको कोई डिग्री करनी है जो 4 साल की है, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, अब आपको पता चला ये कॉलेज तो बिल्कुल बकवास है, आपको नहीं रहना है इसमें, बट अब आप 4 साल के लिए फंस गए। अगर आप छोड़ते हैं फर्स्ट ईयर के बाद में, तो आपको फिर दोबारा कहीं पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट लेके कहीं और पे एडमिशन लेंगे, तो आपका जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट ईयर के क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब कि काइंड ऑफ आपका आपने जो लर्न किया है उसको क्रेडिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके फर्स्ट ईयर के क्रेडिट हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, फिर उसके बाद में आप बिल्ड ऑन कर सकते हैं, ठीक। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जैसे पेंशन के केस में भी ऐसे ही होता था। लेट्स से आप पहले ए ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आपका पेंशन फंड यहाँ पे जमा हुआ, अब आप ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर रहे हो बी, यहाँ पे जीरो से शुरुआत नहीं होगी, ये पहले वाला फंड है, ये भी अक्यूमुलेट हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एक एबीसी रूल और है, दैट इज रिलेटेड टू एनिमल बर्थ कंट्रोल, है ना। ये हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एनिमल है, और उसके कंटेक्स्ट में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटीज अगेंस्ट एनिमल, पीसीए होगा, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटीज अगेंस्ट एनिमल। उसके कंटेक्स्ट में हम कवर कर चुके हैं, रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे एक क्यूएस रैंकिंग है, उसमें इंडिया 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री बना है। उसमें आई थिंक हमारी 54 यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली आईआईटी दिल्ली है वो इसमें टॉप पोजीशन पे है। इसमें एक नया इंडिकेटर भी ऐड किया गया है, इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी की, अलग अलग कंट्रीज से कितने स्टूडेंट हैं। हम भी अब बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ पे भी डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। इसके 20 साल पूरे हुए, उसके कंटेक्स्ट में वुमेन से रिलेटेड एक बीजिंग डिक्लेरेशन था 1995 का, रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस बेसिक वाले प्रोविजंस है जो आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट रिलेटेड टू पोश एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इसके लिए पहले सरकार ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी 1997 में, और बाद में 2013 में ही इसको एक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था।
इसमें रिसेंटली एक इशू हुआ था, एक्चुअली दो इशू हैं इसमें। पहला कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो वर्कर्स हैं वो इसके अंडर में कवर नहीं है। क्यों? कोर्ट का आर्ग्यूमेंट था कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एम्प्लॉयर्स, तो उनको इसमें कवर नहीं कर सकते। दूसरी चीज ध्यान में रखना, लेट्स से ये कोई ऑफिस है ABC, इसमें कोई फीमेल है F1, ये काम कर रही है। कोई एक दूसरी कंपनी से मेल आया M1, इस M1 ने इस F1 को हरास किया। क्वेश्चन ये है कि ये फीमेल कहाँ पे कंप्लेन करेगी? ये मान लेते हैं इसका कंपनी है XYZ, ये कहाँ पे कंप्लेन करेंगी? ABC कंपनी में या फिर XYZ में? तो कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि नहीं, आप ABC में ही कंप्लेन करो, वो सरदर्दी इनको लेने दो पूरा। अब इस एक्ट है, इसके हिसाब से जो कंपनीज है उनको एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी है वो सेटअप करनी पड़ेगी, जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं उसको। अगर 10 से कम एम्प्लॉइज हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनेगी जिसको बोलते हैं लोकल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट रिलेटेड टू FCRA। FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जो एनजीओ बाहर से ये फंडिंग अरेंज करती है उनको पहले FCRA लाइसेंस लेना पड़ता है। प्लीज रिमेंबर इट इज अंडर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे MEA दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। एक और चीज समझो, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपको बाहर से मिले हैं। अब हो क्या रहा था, बहुत सारी एनजीओ फर्जी वे में रजिस्टर करके रखी थी, बाहर से पैसा आता और वो उस पैसे से कोई काम करते नहीं और अपने मतलब अलग अलग तरीके से उसको मिसयूज करते टू ब्लॉक द डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन इंडिया। अब टू ब्लॉक द डेवलपमेंटल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? लेट्स से कोई न्यूक्लियर प्लांट लगना है, तो ये एनजीओ क्या करेंगी? आ, उस न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट अरेंज करवाएंगे। आई थिंक 2016 या 17 में IB का एक रिपोर्ट आया था, उन्होंने कहा कि दीज एनजीओज आर एक्टिंग एज ए बैरियर इन द डेवलपमेंट। मतलब जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा तो हमारी जो एनिमी कंट्रीज हैं वो इनको फंडिंग प्रोवाइड करेंगी और फिर उस पैसे से ये प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट अरेंज करवाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, अगर आपने 100 रुपए फंडिंग के लिए हैं तो उस 100 रुपए में से आप सिर्फ 20 रुपए है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, बाकी 80 रुपए आपको एक्टिविटीज के अंदर ही खर्च करने हैं। तो कहने का मतलब डिस्क्रिशन कम कर दिया है, ये चीज ध्यान में रख लेना। पहले ये लिमिट था 50%। अब इनको फंडिंग मिलेगी कहाँ पे? इनका अकाउंट है SBI में होना चाहिए, नई दिल्ली वाली ब्रांच में ही होना चाहिए। यहाँ पे एग्जामिनर बड़ा साइलेंटली मतलब कोई भी ट्रैप सेट कर सकता है कि इन एनी ब्रांच ऑफ SBI या कुछ भी एक ऐसा करके मुंबई की ब्रांच में, नहीं दिल्ली का ब्रांच है, आधार से लिंक होना चाहिए तभी जाके उसको फंडिंग मिलेगी। और ये FCRA लाइसेंस है, दिस इज गिवन फॉर ए ड्यूरेशन, जहां तक मेरे को याद है 5 साल के लिए। फिर भी एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, इट रिक्वायर कंटिन्यूअस रिन्यूअल। नेक्स्ट रिलेटेड टू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, पोर्टल का नाम है उम्मीद पोर्टल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस ध्यान में रख लेना, सिरूर मठ केस, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी की बात हुई थी, यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब क्या है? जो प्रैक्टिसेस किसी रिलीजन के लिए एसेंशियल है उन प्रैक्टिसेस में सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी, बाकी एक्टिविटीज को सरकार रेगुलेट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सिर्फ इतना मतलब है कि जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी, बट जो नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस है उसमें सरकार इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बुर्का के केस में, जब बुर्का वाला पूरा इशू हुआ था उसके केस में भी यही आर्गुमेंट था कि बुर्का इज नॉट essential practice of Islam. Therefore, the administration can issue directions related to it. Similarly, in work of property management also, the government gave the argument it is not essential religious practice and therefore we can basically regulate it. तो आप ये चीज ध्यान में रख लेना। इसमें ERP क्या है? सिरूर मठ केस है। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द सेक्शंस। जो नेक्स्ट सेक्शन होगा दैट इज गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज, वो ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।